हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 24 सितंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पिछले वर्ष करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद पहली बार ज्योति जोत यानी पुण्यतिथि की प्रार्थना को पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब में आयोजित किया गया। करतारपुर कॉरिडोर कौन से सिख गुरु से संबंधित है? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु नानक देव, ऑप्शन सी गुरु अंगद देव, ऑप्शन डी गुरु रामदास। देखिए, पिछले वर्ष करतारपुर कॉरिडोर खुलने के बाद पहली बार 23 सितंबर 2020 को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के ज्योति जोत को पाकिस्तान में उनके अंतिम विश्राम स्थल गुरुद्वारा दरबार साहिब में आयोजित किया गया। यह आयोजन 20 सितंबर 2020 को शुरू हुआ और 23 सितंबर 2020 को नगर कीर्तन के साथ जीरो लाइन पर समाप्त हुआ। गुरु नानक देव की ज्योति जोत का करतारपुर में बहुत महत्व है, जो सिख धर्म के संस्थापक की अंतिम विश्राम स्थल के रूप में जाना जाता है। माना जाता है कि गुरु नानक देव की मृत्यु 22 सितंबर 1539 को करतारपुर में हुई थी। इस समारोह में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा एवं सिंध से बड़ी संख्या में सिख या नानक नाम लेवा संगत ने भाग लिया। कोई भी व्यक्ति जो गुरु नानक देव के बताए मार्ग पर विश्वास करता है और जीवन में उनकी शिक्षा का पालन करता है, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित हो, नानक नाम लेवा या नानक पंथी कहलाता है। गुरु नानक देव जी ने एकता का संदेश दिया, जिसके कारण विभिन्न धर्मों के लोग उनके अनुयायी बन गए। उनके दर्शन की मूल सार सबना जिया का एक दाता अर्थात जीवन देने वाला ईश्वर एक है और न कोई हिंदू न कोई मुसलमान। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में 12 से 15 करोड़ नानकपंथी है। करतारपुर साहिब गुरुद्वारा या गुरुद्वारा दरबार साहिब पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे बसा है। पाकिस्तान के नारोवल जिले में स्थित यह गुरुद्वारा भारत की सीमा से केवल 4 किलोमीटर दूर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु नानक देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क यानी मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास कहाँ किया जाएगा, जो उच्च जोखिम वाले चिकित्सीय उपकरणों पर आधारित होगा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी मिजोरम। देखिए, 24 सितंबर 2020 को केरल में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया जाएगा, जो उच्च जोखिम वाले चिकित्सीय उपकरणों पर आधारित है। इस पार्क का उद्देश्य चिकित्सीय उपकरणों उद्योग को अनुसंधान एवं विकास, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन जैसी सेवाओं की एक पूर्ण श्रृंखला उपलब्ध कराना है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के श्री चित्रा तिरुनाल चिकित्सा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान और केरल सरकार की औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन एजेंसी केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की संयुक्त पहल के आधार पर चिकित्सीय उपकरण पार्क को केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के थोनक्कल स्थित लाइफ साइंस पार्क में स्थापित किया जाएगा। यह चिकित्सीय उपकरण पार्क चिकित्सीय प्रत्यारोपण एवं बाह्य उपकरणों समेत उच्च जोखिम वाले चिकित्सीय उपकरणों पर केंद्रित होगा। यह पार्क चिकित्सीय उपकरण उद्योग से संबंधित ज्ञान का प्रसार भी करेगा, जिससे इस क्षेत्र के छोटे एवं मझोले उद्योगों को भी लाभ होगा। यह चिकित्सीय पार्क केरल राज्य के उच्च जोखिम वाले चिकित्सीय उपकरण निर्माण में मौजूदा ढांचे का उन्नयन करेगा और भारत के चिकित्सीय उपकरण निर्माण उद्योग के लिए एक आकर्षक गंतव्य के तौर पर विकसित होगा। वर्तमान में केरल में बहुत सी चिकित्सीय उपकरण निर्माण कंपनियां हैं, जिनका कारोबार 750 करोड़ रुपए वार्षिक है। इनमें से ज्यादातर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री से हस्तांतरित प्रौद्योगिकी से निर्माण कार्य करती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में सूची योजना, जो एक प्रकार की मासिक धर्म स्वच्छता अभियान है, के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं किए जाने के कारण इस योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका। यह योजना कौन से राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी कर्नाटक। देखिए, कोविड-19 के मद्देनजर कर्नाटक सरकार द्वारा सूची योजना, जो एक प्रकार की मासिक धर्म स्वच्छता परियोजना है, के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं किए जाने के कारण इस योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका। इस वर्ष कोविड-19 के मद्देनजर कर्नाटक सरकार द्वारा सूची योजना के तहत वितरित किए जाने वाले सैनिटरी नैपकिन का वितरण रुक गया है। उल्लेखनीय है कि 5 मार्च 2020 को कर्नाटक सरकार द्वारा लाए गए राज्य के बजट में सूची योजना के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई थी, जिसके कारण अब कर्नाटक के स्कूल एवं कॉलेज की 17 लाख से अधिक लड़कियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
वर्ष 2013-14 में शुरू की गई यह योजना शुरुआत में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित थी। हालांकि वर्ष 2015-16 से केंद्र सरकार ने राज्यों को से पूरी तरह से इस योजना का जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा था। इस योजना के बारे में बात करें तो इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों के मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाना था। प्रत्येक वर्ष कर्नाटक सरकार इस योजना पर 49 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ ने भारत में वैश्विक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म की स्थापना करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ऑप्शन ए यंग जनरेशन लिमिटेड, ऑप्शन बी यंग इंडिया प्रोग्राम, ऑप्शन सी यूथ गेम अनलिमिटेड, ऑप्शन डी युवा जनरेशन अनलिमिटेड। देखिए 20 जुलाई 2020 को भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने भारत में वैश्विक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म युवा जनरेशन अनलिमिटेड की स्थापना करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए थे। इस योजना के उद्देश्य के बारे में बात करें तो युवा उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सफल उद्यमियों एवं विशेषज्ञों के माध्यम से उद्यमिता कक्षाएं आयोजित कराने, युवाओं को प्रोत्साहित करना, 21वीं सदी के कौशल, जीवन कौशल, डिजिटल कौशल पर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन चैनलों के माध्यम से युवा लोगों को अपग्रेड करना और उनके उत्पादक जीवन एवं भविष्य के कार्य करने के लिए स्वशिक्षण के माध्यम से उनका समर्थन करना, रोजगार को बढ़ावा देने के साथ रोजगार के अवसरों से युवाओं को जोड़ने के लिए आकांक्षी आर्थिक अवसरों के साथ संबंध विकसित करना, इसके लिए अभिनव समाधान एवं प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देना इसके कुछ मूल उद्देश्य हैं। इस परियोजना में युवा मामलों के विभाग की भूमिका युवा तकनीकी कार्य या समूह कार्य बलों के भाग लेने के लिए उपयुक्त विशेषज्ञ प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, युवा जनरेशन अनलिमिटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने रबी की 6 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है। इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 1917 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी 1830 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन सी 2100 रुपए प्रति क्विंटल, ऑप्शन डी 2050 रुपए प्रति क्विंटल। देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने रबी की 6 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है। गेहूं की एमएसपी पर 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि का ऐलान किया गया है। सरकार के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी और बढ़ी हुई दरों से किसानों को 106% तक का लाभ होगा। एमएसपी में गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 में यहाँ पे गलत लिखती हूँ, 1975 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। चना का समर्थन मूल्य 5100 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। चना के समर्थन मूल्य में 225 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। इसके अलावा जौ का समर्थन मूल्य 1600 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है और 75 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मसूर का समर्थन मूल्य 5100 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। सरसों एवं रेपसीड का समर्थन मूल्य 4650 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। वर्ष 2013-14 का देखें तो जो गेहूं का एमएसपी था वो 1400 रुपए था, 1400 रुपए प्रति क्विंटल था, जो भी 2019-20 के आके 1975 रुपए होंगे हैं। अगर धान के बारे में देखें तो धान का जो 13-14 में देखें, अगर 2013-14 में देखें तो ये 1310 रुपए थी, जो 2020-21 में आकर 1886 रुपए हो गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1975 रुपए। ध्यान रखिएगा इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो स्टेट पीसीएस के एग्जाम में आते हैं। आप अगर लास्ट ईयर के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे तो उनमें इस तरह का मिल जाएगा कि आपको एमएसपी के बारे में कितने रुपए क्विंटल घोषित किया गया है सरकार की तरफ से, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने कोरोना वायरस की जांच के नए कोविड-19 टेस्ट फेलुदा के सार्वजनिक इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। यह टेस्ट किट भारत के कौन से व्यवसायिक समूहों द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए रिलायंस समूह, ऑप्शन बी टाटा समूह, ऑप्शन सी महिंद्रा समूह, ऑप्शन डी अडानी समूह। देखिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना वायरस की जांच में टाटा समूह के नए कोविड-19 टेस्ट फेलुदा के सार्वजनिक इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। फेलुदा कोरोना टेस्ट के बारे में बात करें तो टाटा समूह द्वारा बनाई गई यह कोरोना टेस्ट किट क्लस्टर रेगुलरली इंटरस्पेट शॉर्ट
पैलिंड्रोमिक रैपिड कोरोना वायरस टेस्ट है। टाटा समूह ने CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के साथ मिलकर इस कोरोना टेस्ट किट को तैयार किया है। CRISPR टेस्ट Cas9 प्रोटीन का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला ऐसा परीक्षण है जो सफलतापूर्वक कोविड-19 महामारी फैलाने वाले वायरस की पहचान करने में सक्षम है। फेलुदा टेस्ट में SARS-CoV-2 वायरस के जेनोमिक सीक्वेंस का पता लगाने के लिए स्वदेशी CRISPR तकनीकी का प्रयोग किया गया है। फेलुदा कोरोना टेस्ट किट भारत की पहली पेपर आधारित टेस्ट किट है। विज्ञान और तकनीक मंत्रालय के अनुसार फेलुदा के लिए किए गए कोरोना टेस्ट के परिणाम 98% सटीक है। ये टेस्ट 96% संवेदनशीलता के साथ कोरोना वायरस की पहचान करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टाटा समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चीनी खुफिया अधिकारियों के लिए सीमा पर भारतीय सैनिकों की तैनाती जैसी सूचनाओं को देने के आरोप में दिल्ली की एक पत्रकार को कौन से अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है? ऑप्शन ए धन शोधन निवारण अधिनियम, ऑप्शन बी ड्रग रोकथाम अधिनियम, ऑप्शन सी आतंकवादी और विघटनकारी कार्यकलाप निवारण अधिनियम, ऑप्शन डी सरकारी गोपनीयता अधिनियम। देखिए, हाल ही में चीनी खुफिया अधिकारियों के लिए सीमा पर भारतीय सैनिकों की तैनाती जैसे सूचनाओं को देने के आरोप में दिल्ली के एक पत्रकार को सरकारी गोपनीयता अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस कानून को मूल रूप से भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन, जिनका कार्यकाल था 1899 से 1905 तक, तो शासनकाल के दौरान लागू किया गया था। इस अधिनियम का एक मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवादी प्रकाशनों की आवाज को दबाना था। भारतीय सरकारी गोपनीयता अधिनियम 1923 द्वारा पूर्व में लागू अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया और देश के प्रशासन एवं गोपनीयता संबंधी सभी मामलों तक इसका विस्तार कर दिया गया। यह मुख्यतः दो पहलुओं से संबंधित है, जासूसी अथवा गुप्तचरी। इसे अधिनियम की धारा 3 के तहत कवर किया गया है। अधिनियम की धारा 5 के तहत सरकार की अन्य गोपनीय सूचनाओं का खुलासा। गोपनीय सरकारी जानकारी की परिभाषा के बारे में बात करें तो अधिनियम में गोपनीय दस्तावेजों को परिभाषित नहीं किया गया है। इसके अनुसार किन दस्तावेजों तथा जानकारी को गोपनीय की श्रेणी में रखा जाएगा, इसके निर्णय सरकार द्वारा किए जाते हैं। बहुधा यह कहा जा सकता है कि अधिनियम सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के विपरीत है। हालांकि यदि किसी जानकारी देने के संबंध में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कोई असंगतता होने पर सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी होगा, लेकिन RTI एक्ट की धारा 8 और 9 के तहत सरकार किसी जानकारी को प्रदान करने से इनकार कर सकती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सरकारी गोपनीयता अधिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार के कौन से प्राधिकरण अपने अवसंरचना निवेश न्यास निर्गम जारी करने की योजना हेतु तैयारी कर रहा है? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ऑप्शन बी आदिवासी विकास प्राधिकरण, ऑप्शन सी नगर निगम और विकास प्राधिकरण, ऑप्शन डी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अपने अवसंरचना निवेश न्यास निर्गम जारी करने की योजना हेतु तैयारी कर रहा है। इस संबंध में NHAI को दिसंबर 2019 में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई थी। यह एक म्यूचुअल फंड की भांति एक सामूहिक निवेश योजना है जो अवसंरचना परियोजनाओं में निजी और संस्थागत निवेशकों से प्राप्त होने वाले धन को प्रत्यक्ष निवेश करके लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाती है। सेबी विनिमय 2014 और भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 8082 द्वारा इन्वेस्ट ITs को विनियमित किया जाता है। बात करें अवसंरचना निवेश न्यास के बारे में, तो अवसंरचना निवेश न्यास में एक ट्रस्टी, परियोजक, निवेश प्रबंधक और परियोजना प्रबंधक होते हैं। ट्रस्टी के पास इनविट के प्रदर्शन के निरीक्षण करने की जिम्मेदारी होती है। परियोजक इनविट की स्थापना करने वाली कंपनी के प्रमोटर होते हैं। निवेश प्रबंधक को इनविट परिसंपत्तियों और निवेशों की देखरेख का काम सौंपा जाता है। परियोजना के निष्पादन के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर जिम्मेदार होता है। अवसंरचना निवेश न्यास निवेशकों को उनकी जोखिम क्षमता के आधार पर फंड द्वारा बेची जा रही इकाइयों के छोटे हिस्से को खरीदने में सक्षम बनाता है। चूंकि इस तरह के न्यास अधिकांशतः सकारात्मक नकदी आगम सहित पूरी हो चुकी वो परिचालित परियोजनाएं सम्मिलित होती है, जिससे जोखिम काफी हद तक कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कारोटर 2020 नियमों को राजस्व विभाग द्वारा 21 अगस्त 2020 को अधिसूचित किया गया है। यह नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए निर्माण शुल्क, ऑप्शन बी सीमा शुल्क, ऑप्शन सी कृषि शुल्क, ऑप्शन डी आयात शुल्क।
देखिए 21 सितंबर से सीमा शुल्क समझौते व्यापार समझौते के अंतर्गत उत्पत्ति नियमों का प्रशासन नियम 2020 लागू किया गया है। ये नियम मुक्त व्यापार समझौते के तहत आयात पर अधिमानी शुल्क दर की अनुमति देने हेतु उत्पत्ति नियमों के प्रवर्धन के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करते हैं। ये विभिन्न व्यापार समझौते के अंतर्गत पहले से क्रियान्वित परिचालन प्रमाणन प्रक्रिया के पूरक नियम है। कारोटेड 2020 नियमों को राजस्व विभाग द्वारा 21 अगस्त 2020 को अधिसूचित किया गया था। इसके लिए आयातकों और अन्य हितधारकों को अन्य प्रावधानों के साथ अभ्यस्त होने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था। नए नियमों से उत्पादक देश के बारे में पता लगाने में आसानी होगी, साथ ही सीमा शुल्क में छूट के दावों से आसानी होगी और FTA के अंतर्गत सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सहज अनुमति में सहूलियत होगी। नए नियमों की मदद से सीमा शुल्क विभाग के हाथ मजबूत होंगे और विभिन्न व्यापार समझौते के तहत सीमा शुल्क में छूट का गलत लाभ लेने की कोशिशों पर लगाम लगेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सीमा शुल्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही वेसल समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए शिक्षा सुधार, ऑप्शन बी न्यायिक सुधार, ऑप्शन सी आर्थिक सुधार, ऑप्शन डी बैंकिंग सुधार। देखिए हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बेसल 3 अनुमंडल बॉन्ड जारी करके 7,000 करोड़ रुपए की राशि जुटाई गई है। जारी किए गए बॉन्ड्स के लिए बैंक की टीयर टू पूंजी के रूप में अर्हता प्राप्त है और प्रत्येक बॉन्ड की कीमत 10 लाख रुपए है। इन बॉन्ड पर 5 वर्ष बाद और उसके बाद वर्षगांठ पर क्रय विकल्प दिया जाएगा। कर विकल्प का मतलब है कि बॉन्ड जारीकर्ता निवेशकों को मूल राशि वापस करके परिपक्वता तिथि से पहले बॉन्ड वापस कर सकता है। बात करें वेसल दिशा निर्देश के बारे में, तो वेसल बैंकिंग निगरानी पर वेसल समिति नामक केंद्रीय बैंकों के एक समूह द्वारा तैयार किए गए व्यापक पर्यवेक्षी मानक है। BCBS द्वारा तैयार किए गए मानक मुख्य रूप से बैंकों के लिए जोखिम पर केंद्रित है और इस मानक वित्तीय प्रणाली को वेसल समझौता कहा जाता है। वेसल स्विट्जरलैंड का एक शहर है जहां पर ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी BIS का मुख्यालय अवस्थित है। वेसल समझौते का उद्देश्य वित्तीय संस्थान के पास अप्रत्याशित नुकसान को सहन करने तथा दायित्वों को पूरा करने हेतु पर्याप्त पूंजी सुनिश्चित करना है। वेसल 1 जो है 1 आपका 1988 में लागू हुआ था, 2 वाला जो है आपका 2004 में लागू हुआ था और वेसल 3 जो है 2008 में लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बैंकिंग सुधार से। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।